नारायण फलित राजेंद्र ग्रंथ के अनुसार चौथे दिन की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने ग्रह की परिभाषा पढ़ी थी और ग्रहों के कारकत्व के संबंध में कई सारी बातों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। किस राशि में ग्रह स्वगृही होता है, किस राशि में ग्रह उच्च का होता है, किस राशि में ग्रह मूल त्रिकोण का होता है, किस राशि में ग्रह, किस अंश में ग्रह परमोच्च होता है, ग्रहों में कौन ग्रह राजा है, कौन से सा ग्रह रानी है, कौन सा ग्रह राजकुमार है, इत्यादि ग्रहों के संबंध में कई सारी बातें कल हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी के अंतर्गत आगे जो है आज चौथे दिन की कक्षा में ग्रहों के संबंध में ही कई सारी चीज़ें जानेंगे। पढ़ रहे हैं ग्रहशील, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रहशील। पहले ही बताया था कि हम लोगों की जो कक्षा चल रही है वो सप्तशील सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें से पंचांगशील हम पढ़ चुके हैं और पंचांगशील के बाद दूसरा शील होता है ग्रहशील, वो हम पढ़ रहे हैं। कल भी हमने उसके अंतर्गत ग्रह की परिभाषा और कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज भी हम लोग कई सारी चीज़ें और इसके संबंध में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो कल जो कुछ पढ़ा है वो समझ में आ गया है, उसमें कुछ पूछना है, याद है? कौन सा ग्रह राजा है? सूर्य। चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, गुरु और शुक्र मंत्री हैं, बुध राजकुमार है, शनि सेवक है, राहु केतु वो द्वारपाल है या सैनिक है। ठीक है। इसी प्रकार और कौन से विभाग है ग्रहों में? सभी ग्रहों का भेद है। कौन कौन सा भेद मतलब नीति है ना, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं ग्रहों की। कौन कौन सी किसकी नीति है वो भी कल सब बताया था। सूर्य की कौन सी नीति है? दंड नीति है। मंगल की भी दंड नीति है। इसी प्रकार शुक्र और बृहस्पति इन दोनों की साम नीति है, दोनों ब्राह्मण ग्रह हैं। इस प्रकार इनका तत्व भी बताया था। मंगल का तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व है। सूर्य का अग्नि तत्व है। चंद्रमा का जल तत्व है। बुध का पृथ्वी तत्व है। इस प्रकार सभी ग्रहों के अलग अलग तत्व भी हैं। इन सब का प्रयोग आगे होगा। कल थोड़ा थोड़ा संकेत कर दिया था। इन सब का बृहद प्रयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। ग्रहों के पर्यायवाची नाम इत्यादि कल हम लोग कई सारे विषय पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रहों की मैत्री के संबंध में। हम लोग जितना कुछ पढ़ चुके हैं उनमें कई सारी तथ्यात्मक रहस्यात्मक बातें हैं, पर चूंकि यह कक्षा परिचयात्मिका है इसलिए हम लोग केवल परिचय के दृष्टिकोण से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले परिचय हो जाए तब उनके रहस्यों को जाना जाए। मोटरसाइकिल पहले खरीद के लाते हैं तो चलाना सीखते हैं, सीधा इंजन खोल करके उसके अंदर क्या है वो देखने तो लगते नहीं। क्यों? वो रहस्य तो धीरे धीरे पता चलता है, उसमें एक्सपर्टीज धीरे धीरे आती है। तो पहले हम लोग देखना सीख जाए, सामान्य चीज़ों से परिचय हो जाए, फिर उनके रहस्यों को भी तलाशेंगे कि किस ग्रह की राशि ऐसी ही क्यों है। सभी ग्रहों को बुध की राशि है मिथुन और कन्या, वही क्यों है? शुक्र की राशि है तुला और वृष, वही क्यों है? इन सब प्रश्नों का उत्तर भी ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त होता है। परंतु अब उन सब में जाएंगे तो कक्षा भी विस्तार होगी और जानते कुछ नहीं है तो उतना आनंद भी नहीं आएगा। तो पहले है कि हम सामान्य परिचय प्राप्त कर लें, फिर इनके गूढ़ रहस्यों की तरफ भी जाएंगे। आज हम लोग मैत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस ग्रह का यही मित्र क्यों है, यही शत्रु क्यों है, इसके बारे में भी कई सारी बातें हैं और इसका भी कुछ नियम है। इसके संबंध में बृहद जातकम में देखने को मिलता है। वराह मिहिर जी ने बताया है। भट्टोत्पली टीका में रुद्र विवरणी में इसके बारे में वर्णन प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र रूप से वराह मिहिर ने बताया, उसकी टीका उन लोगों ने की है। तो अभी हमको इतना ही तात्पर्य है कि ग्रहों के मित्र शत्रुओं को हम लोग याद कर लें। ठीक है। तो उसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि है। इतने ग्रह हैं। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं। इन्हीं के मित्र शत्रु होंगे। तो इनमें से एक तो मित्र बनेगा, फिर एक शत्रु बनेगा और एक कोई सम। 3 इसमें जो है कॉलम बन जाते हैं। 3 प्रकार का जो है वर्गीकरण हम लोगों का हो जाता है। इस प्रकार से ये बना लेंगे। अब इसमें जो भी मैं कारण बताऊंगा वो सिर्फ याद करने के लिए ठीक है, उसको ट्रिक के रूप में लेना है, उसको ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के रूप में नहीं लेना है। अभी जो कुछ भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो याद रखने के लिए ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करना ठीक है। वो नियम को शाश्वत नियम नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य जो है राजा है ना,
तो और चंद्रमा रानी है, इन दोनों की आपस में मैत्री होती है। मैत्री नहीं होगी तो साथ में रह ही नहीं पाएंगे। सूर्य और चंद्रमा, इसके बाद मंगल सेनापति है, इनकी भी जो है आपस में सेनापति ही नहीं होगा तो विद्रोह हो जाएगा। बांग्लादेश में विद्रोह हो गया ना, सेना साथ दी होती तो विद्रोह नहीं होता, सेना किनारे हो गई तो उनको इधर आना पड़ा। तो मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल, और देवताओं के गुरु बृहस्पति। देवताओं के सूर्य राजा है, देवता है, देवताओं के गुरु बृहस्पति, इनकी अपनी तिगड़ी चलती है। ये हमेशा जो है मित्र होते हैं, एक पार्टी के हैं ये लोग, सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, ये चारों एक पार्टी के हैं। क्योंकि शासन तंत्र चलेगा ही नहीं, शासन तंत्र चलेगा ही नहीं। सूर्य और चंद्रमा को तो अलग अलग मानने की जरूरत ही नहीं है, ये एक ही हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी को एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता। तो ये तो दोनों एक ही मानकर चलिए। इनके एक के चक्कर में तिथि भी जो है क्या है, सूर्य चंद्रमा का ही प्रोडक्ट है। योग क्या है, सूर्य चंद्रमा का ही प्रोडक्ट है। पढ़ रहे थे ना, उसमें बताया था। तो सूर्य चंद्रमा को तो एक ही मानिए, मंगल गुरु ये सब जो है एक ही है, तो इनकी मित्रता होती। सूर्य का मित्र कौन है? सूर्य का मित्र सूर्य ही तो नहीं हो सकता है, आपस में अपना क्या, तो इसलिए उसका सूर्य को यहाँ नहीं लिखेंगे, सूर्य यहाँ लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रमा मंगल और गुरु। मंगल सेनापति है तो सूर्य के अनुसार चलता है, और बृहस्पति चूंकि देवताओं के गुरु हैं, सूर्य देवता हैं, इसलिए इनकी इसमें मित्रता हो जाती है। अब इसमें शत्रु कौन कौन होगा सूर्य का? शुक्र और शनि। पुत्र शनि जो है वो विरोध करता है, सूर्य का पुत्र शनि वो विरोधी है, और शुक्राचार्य जो है वो तो देवताओं के विरोधी हैं ही, और साथ में रखना पड़ता है। हाँ, संसद भवन में अपोजिशन भी तो बैठता है, अपोजिशन लीडर संसद भवन में बैठता है कि नहीं? बैठाना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो ऐसे ही विरोधी तो हैं शुक्र, पर करें क्या, राजतंत्र में भी विरोधी को भी रखना पड़ता है मंत्री बना करके। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो और शनि ये दोनों हो जाते हैं क्या, शत्रु। और बुध जो है वो सूर्य का दत्तक पुत्र है। बुध जो है वो सूर्य का दत्तक पुत्र है, सूर्य ने बुध को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, बुध जो है चंद्रमा का पुत्र है, बुध चंद्रमा की संतान है, और बृहस्पति और चंद्रमा की संतान है। बृहस्पति की पत्नी तारा, तारा और चंद्रमा इन दोनों का संतान है बुध। अब बुध इन दोनों का संतान है, इसलिए बृहस्पति ने अपनाया नहीं और चंद्रमा ने भी नहीं अपनाया। तब सूर्य ने इसको अपनाया, सूर्य ने इसको अपना नाम दिया, अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो वो सब पौराणिक कथाओं को आप लोग पढ़िएगा ढूंढ करके, अभी उस पर चर्चा इस कक्षा में नहीं करेंगे। ठीक है, तो बुध चूंकि दत्तक पुत्र है तो सूर्य के साथ सम व्यवहार है इसका। इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा केवल दो से मतलब है, अपने पुत्र से और पति से, सूर्य और बुध। बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। कौन कौन बच गए? मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये चार ग्रह। इसके चंद्रमा के क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। इसके बाद मंगल के तो ये हो गए। अब मंगल का शत्रु कौन है? मंगल का शत्रु कौन है? मंगल का शत्रु है बुध। और कौन शत्रु है? मंगल का और कोई शत्रु है क्या? मंगल का और कोई शत्रु नहीं है। अब बच गया कौन सा ग्रह? सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि बच गए। ये दोनों इनके शत्रु हो जाते हैं। अब बुध के लिए मित्र कौन है? सूर्य और शुक्र दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किए थे, इसलिए मित्र है। अब दत्तक पुत्र है इसलिए सूर्य को कितना प्रेम होगा, इसलिए सम में है। पर इसने स्वीकार किया था, सब लोग दुत्कार रहे थे तो सूर्य ने स्वीकार किया था, इसलिए बुध को विशेष प्रेम है सूर्य और शुक्र। शुक्र से प्रेम इसलिए है कि बृहस्पति का विरोध करना है। शुक्र से प्रेम इसलिए है कि विरोध बृहस्पति का करना है, इसलिए शुक्र से प्रेम है। और शत्रु कौन है? चंद्रमा। हाँ, इसलिए। और शत्रु हो गया चंद्रमा। अब बच गया कौन गया? सूर्य चंद्रमा मंगल सम हो गया, बुध गुरु शुक्र और शनि, ये जो है हो गए 3 2 5। तो ये तीनों जो है इसके क्या हो गए? बुध के सम हो गए। इसके बाद गुरु का देखिए, गुरु के लिए भी यही बात है, ये लोग इनकी तिगड़ी चलती है ना, तो सूर्य इसका मित्र हो जाएगा, चंद्रमा मित्र हो जाएगा और मंगल मित्र हो जाएगा।
तो सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य मंगल गुरु इनकी तिगड़ी चलती है, ठीक है। इन तीनों की जो है मित्रता हो जाएगी। गुरु का शत्रु कौन होगा? बुध और शुक्र। चूंकि ये विरोध करता है इसलिए बृहस्पति की ओर से भी विरोध हो जाता है। तो बुध और शुक्र, शुक्र और गुरु का तो खैर परस्पर विरोध है, एक देवताओं के गुरु, एक राक्षसों के गुरु। अब बुध चूंकि इनके साइड में रहता है इसलिए गुरु का विरोध झेलना पड़ता है उसको। अब बच कौन गया? वो सब शत्रु हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, केवल एक शनि बचा है। 3 2 5 1 6 शनि। शनि जो है वो सम हो गया। अब शनि सेवक है, सम है। शुक्र के लिए देखिए, शुक्र के लिए बुध, बुध पहले जो है वो होगा। अब इनमें तमोगुण किस में ज़्यादा है? राक्षस तो यहाँ कोई है नहीं, सारे देवता ही हैं, पर उन देवताओं में भी तमोगुण किस में सबसे ज़्यादा है? शनि में तमोगुण सबसे ज़्यादा है। इसीलिए शनि जो है वो क्या हो गया? मित्र हो गया। अब शत्रु कौन हुआ इसका? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों इसके जो है शत्रु हो गए। अब सम हो गया मंगल और गुरु। मंगल और गुरु ये दोनों जो है गुरु शत्रु नहीं नहीं है। मंगल और गुरु। अब मंगल सेनापति है और गुरु जो है मंत्री है, वो बना करके रखना है, क्योंकि देवताओं के राज में है, कितना सबसे वो किया जाए। इस पर और भी कुछ है, इस पर और भी कुछ कथा है। शुक्र जो है कुछ विद्या सीखने गया था या बृहस्पति का कोई सीखने आया था? बृहस्पति का पुत्र जो है, हाँ शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने। हाँ, ऐसी पौराणिक कथा है। तो उन सबका कहीं ना कहीं रिलेशन यहाँ पर जो है बनता है। और इसके बाद क्या है? शनि। शनि के लिए बुध और शुक्र जो है इन तीनों का आपस में चलता है। शुक्र, शनि और बुध, इन तीनों की आपस में वो चलती है पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। और सूर्य चंद्रमा, सूर्य मंगल और गुरु, इन तीनों की आपस में पॉलिटिक्स चलती है। और बुध, शुक्र और शनि, इन तीनों की आपस में पॉलिटिक्स चलती है। तो यहाँ पर बच गया कौन? शुक्र और बुध, ये बच गए। और शत्रु कौन हो गया? सूर्य चंद्रमा और मंगल। शनि के लिए सूर्य चंद्रमा और मंगल। अब जो बच गया वो सम हो गया, बचा हो सम हो गुरु। अब मिलान कर लीजिए जरा सारणी से, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कहीं कोई चूक ना हो। सही है। तो इस प्रकार से ग्रहों की जो मैत्री चक्र है उसको आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। चलिए, मैं तो सोच रहा था भूल जाना है। इसके बाद मैत्री जो होती है, 3 प्रकार की मैत्री होती है। मैत्री जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक मैत्री है नैसर्गिक मैत्री। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा कौन सी मैत्री थी? वो नैसर्गिक मैत्री थी। इसका प्रयोग हर जगह होता है, जातक में भी होता है, संहिता में भी होता है। और सिद्धांत में तो ज़्यादा मित्र शत्रु का प्रपंच है नहीं, उसमें तो केवल सारे ग्रहों का स्पष्ट मान निकालने से मतलब है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर स्वीकार करते हैं, लेकिन वो बस थोड़ा ही बहुत, नाम मात्र, लेस मात्र, रंच मात्र जैसा है। तो संहिता में और जातक में, ताजिक में, तीनों ही जगह नैसर्गिक मैत्री का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरी मैत्री होती है द्विधा मैत्री। द्विधा मैत्री में 2 ही है, मित्र और शत्रु, उसमें सम नहीं है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न विद्या में। प्रश्न कुंडली जो देखते हैं उसमें द्विधा मैत्री का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी मैत्री होती है पंचधा मैत्री। इसका प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से जातक में। जातक में पंचधा मैत्री और नैसर्गिक मैत्री दोनों का ही प्रयोग करते हैं। और द्विधा मैत्री का प्रयोग प्रश्न कुंडली में करते हैं, प्रश्न विद्या में करते हैं। तो अभी नैसर्गिक मैत्री सीख गए। नैसर्गिक मैत्री से ही पंचधा मैत्री होता है, उसका आनयन नैसर्गिक मैत्री के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, मिटा दूं? अब चौथा एक तात्कालिक मैत्री जान लीजिए। चौथा तात्कालिक मैत्री रख लीजिए। नैसर्गिक और तात्कालिक को मिला के पंचधा बनता है। 3 मैत्री हुई, एक चौथी मैत्री रख लीजिए, तात्कालिक मैत्री। तो तात्कालिक मैत्री, नैसर्गिक मैत्री, द्विधा मैत्री और पंचधा मैत्री। जातक शास्त्र में नैसर्गिक मैत्री का है प्रयोग है, तात्कालिक मैत्री का प्रयोग है और पंचधा मैत्री का, 3 मैत्री का प्रयोग है। प्रश्न विद्या में द्विधा मैत्री का प्रयोग होता है। ठीक है, 4 प्रकार की मैत्री समझ लीजिए।
अब तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री के आधार पर पंचधा मैत्री का शासन जो है साधन किया जाता है। धा का अर्थ संस्कृत में धा जहाँ भी लगता है उसका अर्थ होता है प्रकार। द्विधा 2 प्रकार का, त्रिधा 3 प्रकार का, चतुर्धा 4 प्रकार का, पंचधा 5 प्रकार का। तो जहाँ 5 प्रकार की मैत्री होगी, पंचधा मैत्री का तात्पर्य क्या हुआ? 5 प्रकार की मैत्री। कौन से 5 है वो? तो हो जाता है अधिमित्र, ये हो गया अधिमित्र, फिर मित्र, शत्रु, अधिशत्रु और सम। इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है। अधिमित्र कौन सा होगा? तात्कालिक में भी मित्र हो जाए और नैसर्गिक में मित्र हो जाए, तब क्या हो जाएगा? अधिमित्र हो जाएगा। इसके बाद मित्र कब होगा? जब किसी एक में सम हो जाए और किसी एक में मित्र हो जाए, तो क्या बनेगा? मित्र बन जाएगा। शत्रु कब बनेगा? जब किसी एक में शत्रु और एक में सम हो जाए और किसी एक में शत्रु हो जाए, तो क्या बन जाएगा? शत्रु। अधिशत्रु कब बनेगा? जब दोनों में शत्रु हो जाए। और सम कब बनेगा? जब किसी एक में मित्र हो जाए और किसी एक में शत्रु हो जाए। इस प्रकार से तो इसका प्रैक्टिकल अभ्यास जो है, व्यावहारिक अभ्यास करना आवश्यक है, और नहीं तो बातें समझ में नहीं आएंगी। मिटा दो इसको। इसका जो है अभ्यास करने के लिए आप लोगों को भाव समझना पड़ेगा कि भाव किसको कहते हैं, द्वादश चक्र बनाना सीखना पड़ेगा, और कम से कम भाव की काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए, उतना नहीं तो जितना चाहिए उतना तो बना ही लेते हैं। ये हम लोगों ने एक चक्र बना लिया। ऐसा चक्र बनाना किसको किसको आता है? एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए, फिर पहले दोनों कोनों को मिलाइए इस प्रकार से। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चक्र जो है बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसके कोई कल्पित कुंडली ले लेते हैं। आप लोग बना लीजिए, मैं 1-2 करूँगा एग्जाम्पल, आपको पूरा करके लाना होगा। ठीक है। सूर्य यहाँ लिख लेते हैं, चंद्रमा को यहाँ लिख लेते हैं, मंगल को यहाँ लिख लेते हैं, बुध को यहाँ लिख लेते हैं, गुरु को यहाँ लिख लेते हैं, शुक्र को यहाँ लिख लेते हैं, शनि को यहाँ, राहु को यहाँ और केतु को यहाँ। 2 2 4 5 6 7 8 9 तैयार है ना? लिखेंगे तभी तो बना कर लाएंगे। तैयार हो गया? अब देखिए ध्यान से, किसी भी ग्रह के बारे में जानना है, नैसर्गिक मैत्री तो फिक्स है सबका, तात्कालिक मैत्री हर कुंडली में बदलता है। ठीक है। हमको किसी भी ग्रह का तात्कालिक मैत्री जानना है तो पहले उसको देखेंगे कि वो है कहाँ। जैसे मानिए कि हमको सूर्य का वो जानना है। सूर्य हमारा इस भाव में बैठा हुआ है, यहाँ। अब जहाँ ग्रह बैठा रहेगा उस घर को छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके पीछे 3 घर, उसके पीछे 3 घर और उसके आगे 3 घर, जो बैठा होगा वो हो जाएगा तात्कालिक मित्र, और जो साथ में बैठा होगा वो भी शत्रु, और जो 3 घर के दूर बैठा होगा वो भी शत्रु। तो अब सूर्य के शत्रु कौन कौन से हो गए? साथ में कौन बैठा है? बुध। ये हो गया शत्रु लिख रहे हैं हम लोग। कौन से शत्रु? तात्कालिक शत्रु सूर्य के, बुध। और 1 2 3 इनमें तो जो है वो मित्र है, और आगे भी 1 2 3 सूर्य यहाँ बैठा, उसके पीछे 3 घर और आगे 3 घर। इनसे आगे कौन है? गुरु और चंद्रमा। तो गुरु भी हो गया, बुध भी हो गया और चंद्रमा भी हो गया। ये तीनों क्या हो गए? शत्रु हो गए तात्कालिक। राहु केतु की गणना नहीं कर रहे हैं। अब तात्कालिक मित्र कौन कौन से हो गए? शनि, शुक्र और मंगल। ये बात किसको समझ में नहीं आई? ग्रह जहां बैठा होगा उससे 3 घर पीछे, यहां बैठा है इससे पीछे जाएंगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। 3 घर पीछे जो बैठा है वो मित्र है। आगे भी 3 घर, ये जो बैठा है वो मित्र, और जो साथ में बैठा है वो भी शत्रु।
3 घरों के बाहर जो बैठा है वो भी शत्रु। इस प्रकार से सूर्य का आपने साधन कर लिया। अब देखिए सूर्य का मित्र कौन है? चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब देखिए चंद्रमा यहाँ शत्रु है तात्कालिक में, नैसर्गिक में मित्र है। तो मित्र और शत्रु होगा तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो पंचधा मैत्री में क्या बनेगा? वो सम। तो हम पंचधा मैत्री का एक टेबल बनाएंगे। इस प्रकार से पंचधा मैत्री का एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रहों के नाम इस प्रकार से, सूर्य, चंद्रमा, है ना, इस प्रकार से ग्रहों के नाम लिखेंगे। और यहाँ इधर पर लिखेंगे अधि मित्र, फिर मित्र, फिर शत्रु, फिर अधि शत्रु, फिर सम, इस प्रकार से। और जो जो होंगे उनका नाम लिखते जाएंगे, है ना। तो जैसे ये हो गया क्या, चंद्रमा हो गया सम, तो यहाँ चंद्रमा को सम में लिख दिया। अब देखिए मंगल क्या है? उसका मित्र है, यहाँ तात्कालिक मित्र में मंगल है। और नैसर्गिक मैत्री में मंगल क्या है? मित्र है। तात्कालिक में भी मित्र हो गया और नैसर्गिक में भी मित्र हो गया। मित्र प्लस मित्र क्या हो जाएगा? अधिमित्र। तो मंगल हो गया अधिमित्र। इस प्रकार से पंचधा मैत्री तैयार हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? किसी एक का बताइए, बुध का बताइए क्या होगा? आप बताइए, राघव, वहां से शुरू करते हैं। बुध सूर्य के लिए क्या होगा? यहाँ पे बुध तात्कालिक मैत्री के अनुसार शत्रु है। हाँ। और सूर्य सम है नैसर्गिक मैत्री के अनुसार। हाँ। तो एक जगह सम है, एक जगह शत्रु है। शत्रु हो जाएगा। और शत्रु, तो यहाँ पर बुध को क्या लिखेंगे? शत्रु लिखेंगे। आप बताइए किसका बताएंगे? आप गुरु का बताइए। गुरु सूर्य का नैसर्गिक में मित्र है। हाँ। यहाँ शत्रु है। यहाँ शत्रु है। तो शत्रु और मित्र सम। तो यहाँ हो जाएगा गुरु सम में। अब आप बताइए शुक्र का। यहाँ पे तात्कालिक मैत्री में यहाँ पे मित्र है सूर्य का। और नैसर्गिक मैत्री में शत्रु है। यहाँ पे शत्रु हो जाएगा। मित्र शत्रु क्या होता है? मित्र शत्रु सम हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शुक्र भी सम हो जाएगा। इस प्रकार से इस कुंडली के आधार पर सभी ग्रहों का ये पंचधा मैत्री वाली सारणी तैयार करना है। ये गृह कार्य है, इसका अभ्यास करना है। अपने मतलब अलग अलग कुंडली का करते हैं? नहीं, पहले इसको करिए, पहले इसको करिए, फिर परस्पर मिलाइए कि सब लोग सही किए हैं कि नहीं, उसके बाद अलग अलग करिए। ठीक है? 1-2 उदाहरण तो कम से कम सेम टू सेम बनाना चाहिए ताकि पता चले सब लोग कैसा बनाए हैं। परीक्षण करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पंचधा मैत्री भी पढ़ लिया। अब ग्रहों का राशि भोग पढ़ना है। राशि भोग का तात्पर्य है कि कौन सा ग्रह एक राशि में कितने दिनों तक रहता है, इसको कहते हैं ग्रहों का राशि भोग। सूर्य जो है एक राशि में कितने दिनों तक रहता है? 1 माह तक, यानी 30 दिनों तक रहता है। ठीक है? इसलिए जैसे सूर्य एक दूसरी राशि में जाएगा, नया महीना आ जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ, 14 फरवरी को कुंभ संक्रांति होगा, 1 महीना कंप्लीट। हर महीने एक संक्रांति होती है कि नहीं सूर्य की? तो जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गया, महीना बदल जाता है। तो लगभग 30 दिन लगते हैं सूर्य को एक राशि में। तो सूर्य एक राशि का भोग करने में 30 दिन का टाइम लेता है। चंद्रमा कितना टाइम लेता है एक राशि में? 2.25 दिन। चंद्रमा 2.25 दिन। रोज नक्षत्र बदलता है, रोज नक्षत्र बदलता है। 27 नक्षत्र हैं, रोज नक्षत्र बदलता है। 29 दिन कुछ मिनट उसको लगते हैं। तो 2.25 दिन लगता है चंद्रमा को एक राशि में। इसके बाद मंगल को लगते हैं 1.5 महीने, 45 दिन। इसके बाद बुध को लगता है 22 दिन एक राशि में। जिस राशि में आएगा उस राशि में 22 दिन तक रहेगा, फिर राशि बदलेगा। ठीक है? लेकिन पूरे राशि चक्र का वो करने में उसको लगता लगभग 1 साल ही है। वक्री होता है, पीछे आता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है? लेकिन 22 दिन उसको लगभग एक राशि में लगते हैं। वक्री मतलब पीछे प्रतीत, अभी तो वक्री वाला आया ही नहीं है, आएगा तो बताएंगे। फिर गुरु 13 महीना लगता है बृहस्पति को लगभग। हाँ, 1 साल 1 महीना लगभग
एक राशि में। फिर शुक्र को 26 दिन लगता है। ये दोनों सूर्य के साथ साथ रहते हैं, सूर्य के आसपास रहते हैं। सूर्य को 30 दिन, बुध को 22 दिन, शुक्र को 26 दिन। तो ये तीनों ग्रह आसपास रहते हैं सौरमंडल में, ज़्यादा दूर नहीं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। इसके बाद शनि को 30 महीना लगता है। सूर्य को 30 दिन, शनि को 30 महीना, 2.5 साल। 12 दूना 24 और 6 30 साल, 2.5 वर्ष एक राशि में। 12 राशि में 30 साल, एक राशि में 2.5 वर्ष। इसलिए जब ढैया कहते हैं ढैया आ गई, ढैया मतलब 2.5 साल वाला। तो शनि जब एक राशि में रहेगा, अब कुछ अपना दुष्प्रभाव देना शुरू किया तो कब तक देगा? 2.5 साल तक देगा। और ज़्यादा ही दुष्प्रभाव देगा तो 7.5 ही आ जाएगी। तब 2.5 जब तक 3 राशि परिवर्तन नहीं करेगा तब तक देगा। इसके बाद राहु और केतु, इन दोनों को 1.5 वर्ष लगते हैं, यानी 18 महीने। इस प्रकार ग्रहों का राशि भोग है, यह भी याद रहना चाहिए। फल चिंतन में इनका प्रयोग होता है। एक राशि का टाइम है, 12 राशि का टाइम अलग अलग होगा, ये सब एक राशि का टाइम है। हाँ, अब इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी ग्रह 12 राशियों में ही घूमते रहते हैं और सभी ग्रहों की गति अलग अलग होती है। इसलिए राशि चक्र की परिक्रमा करने में सबको अलग अलग समय लगता है। किसी ग्रह को एक राशि चलने में कितना समय लगता है, इसकी जानकारी उपर्युक्त सारणी से हो जाएगी। इसकी सारणी बना करके यहाँ पर दी गई है, उस सारणी में आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो सारणी दिया हुआ है वो एग्जैक्ट मान नहीं है, औसत मान है, ऑन एन एवरेज। एग्जैक्ट तो हमको हर साल निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनकी गति यदि ऐसे फिक्स रहे तो हमको हर साल पंचांग बदलने की जरूरत नहीं, इतना गणित करने की जरूरत नहीं, थोड़े मोड़े परिवर्तन से सारा काम चलता रहेगा। तो एग्जैक्ट मान तो हमको हर साल निकालना पड़ता है। ये मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए, एक औसत आकलन करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके बाद ग्रहों का बल के बिना तो सब बेकार है। बलहीन हो सब बेकार है, बल ही नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा? बल सही तो फल है, बल ही नहीं तो फल कहाँ? तो ग्रहों के बल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब ग्रहों के बल के संबंध में जो बल साधन किया जाता है उसकी गणितीय प्रक्रिया भी है, और वो गणितीय जो प्रक्रिया है वो बहुत, क्या कहा जाए उसको, मतलब बहुत सरल नहीं है, बहुत माथापच्ची वाला मामला है, इसमें बहुत सर खपाने वाला मामला है, बहुत परिश्रम का कार्य है, बहुत मेहनत का कार्य है, बहुत टाइम टेकिंग कार्य है। परिश्रम भी चाहिए, तेज दिमाग भी चाहिए, अच्छा कैलकुलेशन पावर भी चाहिए और उतनी एकाग्रता भी चाहिए, तब जाकर के वो होता है। लेकिन कुछ सामान्य युक्तियों के द्वारा भी बल बिना गणित के भी जाना जा सकता है, उसकी युक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। उस गणित में यहाँ पर प्रवेश नहीं कराया गया है, गणित के प्रपंच में आप लोगों को नहीं इसमें डाला गया है। सामान्य रूप से उनके बल का अनुमान लग जाए। गणितीय रूप से जब आप बल साधन करेंगे तो एग्जैक्ट बल निकल करके आएगा, इसमें आपको औसत अंदाजा लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा कि लगभग इतना बल है। उसके लिए यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं। तो 6 प्रकार के बल होते हैं ग्रहों में। जब भी बल की बात आती है तो कौन सा बल देखा जाता है? षड बल देखा जाता है। भाई षड बल में किसको कितना बल मिला हुआ है, उन 6 षड मतलब 6, उन 6 प्रकार के बल कौन कौन से हैं? स्थान बल, दिग्बल, दृग्बल, चेष्टा बल, काल बल और निसर्ग बल। ये 6 प्रकार के बल हैं। कोई भी ग्रह जब मूल त्रिकोण राशि में होता है अथवा उच्च राशि में होता है अथवा अपने घर में होता है, अपनी राशि में होता है, या मित्र की राशि में होता है, या नवांश कुंडली में अपनी राशि में स्थित होता है, तब उस ग्रह को हम स्थान बली कहते हैं। तब उस ग्रह की स्थान बली संज्ञा हो गया, वो स्थान बली हो गया। इसी प्रकार जब दिग्बल है तो सभी ग्रहों की दिशाएं कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, दिशाओं के बारे में। तो बुध और गुरु लग्न में, सूर्य और मंगल दशम भाव में, शनि सप्तम भाव में, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ भाव में, इन लोगों को दिग्बल प्राप्त होता है। जो जहाँ बैठा होगा उस हिसाब से उसको दिग्बल मिलेगा। सूर्य यदि दशम भाव में बैठा हुआ है तो उसको क्या क्या कहेंगे? पूर्ण दिग्बली कहेंगे। वो दिग्बल उसको मिल रहा है। मंगल को भी दशम भाव में दिग्बल मिलता है, ठीक है। तो बिना बल के फल नहीं होता है। कोई बढ़िया योग भी बना दिया, बल ही नहीं होगा तो फल कैसे देगा उस योग का?
इसके बाद दृग्बल होता है। दृग्बल और दिग्बल, इन शब्दों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। दिशा से संबंधित जो बल होता है उसको दिग्बल कहते हैं। दिग मतलब दिशा और दृग मतलब दृष्टि। दृष्टि से संबंधित जो बल प्राप्त होता है उस बल को दृग्बल कहा जाता है। तो दृग्बल कैसे मिलेगा? किसी ग्रह से दृष्ट होने पर ग्रह को दृग्बल प्राप्त होता है। अभी ग्रहों की दृष्टि के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। ग्रह जहाँ बैठते हैं उस स्थान से कुछ कुछ खास जगहों पर देखते भी, तो जहाँ जिस ग्रह की दृष्टि होती है उस घर को और उसमें बैठने वाले ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के इस उदाहरण वाली कुंडली में आप देखिएगा सूर्य के सामने चंद्रमा है, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है। अभी सूर्य चंद्रमा को देख रहा है और ये भाव 10वां भाव है, तो सूर्य के द्वारा 10म भाव को भी दृग्बल प्राप्त हो रहा है और चंद्रमा को भी क्या हो रहा है? दृग्बल प्राप्त हो रहा है। पर यहाँ चूंकि ग्रहों के बल की बात हो रही है इसलिए हम कहेंगे कि चंद्रमा को दृग्बल मिल रहा है। ठीक है, किसी घर में 3-4 ग्रह बैठ जाते हैं तो केवल वो घर मजबूत होता है ऐसा नहीं है, उस घर के ठीक सामने वाला घर भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चेष्टा बल। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में चेष्टा बली होते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी ये पंच तारा ग्रह, इनको पंच तारा ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये वक्री रहते हैं तो इनको चेष्टा बल मिलता है। अथवा चंद्रमा के साथ रहते हैं तो भी इनको चेष्टा बल मिलता है, चेष्टा बली हो जाते हैं। अथवा अधिक रश्मि वाले ग्रह या ग्रह युद्ध में उत्तर सर वाले ग्रह भी चेष्टा बली होते हैं। अब रश्मि साधन और ग्रहों का ये जो सर साधन इत्यादि है वो भी बहुत प्रपंच का काम है, इसलिए यहाँ केवल लिख दिया गया है ताकि ये ना हो कि भाई विषय को छेड़े हैं तो उसमें जितनी चीज़ें उसको पूरी करनी पड़ती। इसलिए विषय चूंकि छेड़ दिया गया है चेष्टा बल, इसलिए इस बात को यहाँ पूरा कर दिया गया है। इसमें हम लोग गणितीय कोई भी चीज़ शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से कोई कक्षा वगैरह लेकर के उसको पूरा किया जा सकता है, पर कोई भी गणितीय चीज़ इसमें शामिल नहीं। इसमें केवल फलित के दृष्टिकोण से चीज़ों को, फलित वाली चीज़ों को शामिल किया गया है। तो ग्रहों का रश्मि साधन और ग्रहों का बल साधन भी जो है वो होता है। ग्रहों का विंशोपक बल भी होता है जो बृहद पाराशर में दिया हुआ है। अब काल बल, चंद्रमा, मंगल, शनि रात्रि में काल बली होते हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र ये तीनों दिन में काल बली होते हैं। और बुध कोई फर्क ही नहीं पड़ता दिन हो या रात हो, दोनों समय काल बली। ठीक है, इसको कैसे जानेंगे कि सूर्य में रात्रि में है दिन में? भाई जन्म का समय रात का है कि दिन का नहीं देखेंगे, जन्म का टाइम देखेंगे, रात का जन्म है कि दिन का जन्म है, उससे पता लग जाएगा। हम तो कुंडली देख रहे हैं ना सामने रख करके, व्यक्ति का जन्म कब हुआ है। अगर रात में हुआ है तो उसकी कुंडली में जो सूर्य है वो उसको कालबल नहीं मिला। ठीक है, सूर्यास्त, रात मतलब सूर्यास्त के बाद मानिए, सूर्यास्त के पहले हुआ है तो सूर्य को कालबल है, भले थोड़ा हो, दोपहर में हो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जब सूर्य में प्रकाश जितना ज़्यादा है उतना ही काल बल ज़्यादा है। इस प्रकार से दिमाग में बैठा कर रखिए। अब वो आएगा आगे तो बताऊंगा, अभी आया नहीं है। बकरी वाला शायद आपको अगले सप्ताह रविवार को जानने को मिलेगा, वो है इसमें। ठीक है, पेज नंबर 46 में आएगा वो, तो उसके बारे में विशद चर्चा करेंगे, काम भर चर्चा करेंगे। विशद चर्चा तो कैसे किया जाए, काम भर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, एक नियम यह भी है कि कृष्ण पक्ष में पाप ग्रहों को तथा शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों को काल बल मिलता है। अपने वर्ष में, अपने मास में, अपने वार में, अपने होरा में भी ग्रहों को काल बल प्राप्त होता है। रविवार का जन्म है तो सूर्य को काल बल मिला हुआ है, सोमवार का जन्म है तो चंद्रमा को काल बल मिला हुआ है, मंगलवार को जन्म है तो मंगल को काल बल मिला हुआ है, बुधवार का जन्म है तो बुध को काल बल मिला हुआ है। इस प्रकार सभी, जैसे वार के स्वामी है वैसे महीनों के भी स्वामी होते हैं, ऋतुओं के भी स्वामी होते हैं। तो अपने अपने ऋतुओं में सबको बल है, अपना अपना एरिया में किसको बल नहीं है? क्यों? कहावत है अपने एरिया में कुत्ता भी बलवान होता है। अब ये तो ग्रह ही है साक्षात। हाँ, तो नेता मंत्री जब इतने बलवान हो जाते हैं जो एक एरिया के स्वामी हैं, ये तो समस्त सृष्टि के ही, पृथ्वी के ही, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा अस्तित्व रखने वाले देवता हैं। तो इनको बल कैसे नहीं मिलेगा? इनको भी अपने अपने ऋतु में, अपने अपने पक्ष में, अपने अपने महीने में, अपने अपने वार में विशेष काल बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आज वो तंत्र पर एक लाइव था, तो उसमें किसी ने प्रश्न किया था कि भाई अमावस्या के दिन तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा क्यों की जाती हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं?
तो केवल अमावस्या की बात नहीं है, बात है कि भाई तंत्र क्रिया करने वाले काला कपड़ा क्यों पहनते हैं, वो करने वाले दक्षिण दिशा की ओर मुंह क्यों करते हैं, वो लोग रात में ही ज़्यादातर प्रयोग क्यों करते हैं। तो उन सबका उत्तर यहीं से मिलता है कि उनको वहाँ काल बल प्राप्त हो रहा होता है, उनको तमोगुणी क्रियाएं करनी है। और तमोगुण का वर्ण है कृष्ण, कृष्ण वर्ण तमोगुण का वर्ण है। तमोगुण अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता है, तो घनी काली रात होती है, उतना काला रात बाकी दिन किसी दिन मिलेगा क्या? तो उस दिन उसको क्या मिल गया? काल बल मिल गया। उसको काम जिस प्रकार का करना है उस प्रकार का कार्य संपादित करने के लिए उस प्रकार का बल भी चाहिए। अब बल ही नहीं रहेगा तो फल कैसे मिलेगा? बिना बल के फल नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज मृत्यु मारण क्रिया करनी होगी तो दक्षिण तरफ भी मुंह करना पड़ेगा, उत्तर तरफ मुंह करके करने से तो मरेगा नहीं। इसी प्रकार से शास्त्रों में काल बल को बताने के लिए सब निर्देश किया गया है कि काला कंबल के आसन में बैठिए, उधर मुंह करिए, भस्म का तिलक लगाइए, काला वो भी भस्म जो है, आंख में काजल लगाते हैं कुछ लोगों सब क्रिया करते समय। ये सब सिर्फ है कि काल बल प्राप्त हो, जो हम सिद्धि करने जा रहे हैं, जो मंत्र प्रयोग करने जा रहे हैं उसको। तो हर जगह काल बल की अपेक्षा होती है, काल बल तो सबको चाहिए। धान की रोपाई हम जाके गर्मी में करते रहें, उसको काल बल मिलेगा नहीं, क्या धान होगा? और ठंड के समय आम के पेड़ में जाके सिंचाई करते रहें। ठीक है, तो काल बल सबको चाहिए, जितने भी संसार में जीव जंतु हैं उनको भी काल बल चाहिए, देवताओं का तो काल बल चाहिए। तो इस प्रकार से काल बल की जानकारी हो गई। इसके बाद होता है निसर्ग बल। शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्रमा सूर्य, ये सभी क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक निसर्ग बली होते हैं। सबसे बलवान निसर्ग रूप से सूर्य होता है, सूर्य राजा है। उसके बाद चंद्रमा, उसको सूर्य से कम निसर्ग बल है। इसके बाद दोनों मंत्री गुरु और शुक्र, इनको निसर्ग बल है। इसके बाद बुध का निसर्ग बल है, उसके बाद मंगल का है, उसके बाद शनि का है। शनिदास है इसलिए उसको सबसे कम निसर्ग बल है। ठीक है, इस प्रकार से क्रमशः इन लोगों को निसर्ग बल प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया ग्रहों का बल, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद अस्त ग्रहों की पहचान करना हम लोगों को सीखना है। अब हम लोगों को किसके बारे में जानना है? अस्त ग्रह के बारे में जानना है। अब आप लोग हो जाइए सीरियस, क्योंकि क्लास अब कथा कहानी नहीं बल्कि हम फलित में प्रवेश सीधे सीधे कर रहे हैं। थोड़ा सा परिश्रम करने की टेंडेंसी बनाइए, और नहीं तो कितना ऊपर से जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। हमारा जो क्लास का छक्का है वो धोनी के छक्के से भी ऊपर जाता है, कितना ऊपर से निकल जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। इसीलिए परिश्रम करिए। ठीक है, वो भी रांची का है, मैं भी रांची का हूँ। हाँ ठीक है, हमारी विद्या थोड़ी गुह्य है, थोड़ी ज़्यादा ऊपर से निकल जाती, बस इतना ही अंतर है। तो क्या कह रहा था मैं? अस्त ग्रहों की पहचान करना सीखेंगे। ग्रहों के बल की बात हो रही है ना, उसके अंतर्गत ही इसको डाला। दो ग्रह अस्त होगा वो फल कैसे देगा? सूर्य अस्त हो गया, अब कैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा? मिल सकता है किसी उपाय से? सूर्य की रोशनी कैसे मिलेगी? ऐसे ही किसी भी ग्रह को कितना भी बल हो, अस्त हो गया तो उसका बल भी बेकार हो जाता है। सड़बल में उसको बहुत बल मिला रहे, अस्त रहेगा, फल दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तो अस्त ग्रह की पहचान आवश्यक है। उसके लिए यहाँ पर कालांश जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? कालांश। अस्त ग्रहों का कालांश जानना पड़ता है। ठीक है, मंगल की राशि कौन कौन सी है? मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक की संख्या कितनी कितनी है? 1 और 8। मेष की संख्या 1, वृश्चिक की संख्या 8। ये सब याद करने का ट्रिक है। 1 और 7 1 8, डायरेक्ट 8 नहीं है, 7 और 1 8। इस प्रकार से 17 अंश किसका कालांश है? नाम लिया मंगल का और कालांश हो जाएगा सूर्य का। सूर्य तो खुद दूसरों को अस्त करता है, उसका अस्त करने के लिए कोई गणित नहीं करना पड़ता है। देख लीजिए, रात का जन्म है तो सूर्य अस्त है, उसके लिए कोई गणित करना करता है क्या? बड़ा मुश्किल है। एक पंडित जी हमारे पास कुंडली लेकर के आए, बोले कुंडली बहुत गलत बना दिया है, आप चेक करिए। मैं चेक किया, मुझे तो कोई गलती नहीं। आप भी नहीं पकड़ पाए? मैं कहा कि आप बता दीजिए, हो सकता है मेरी नज़र न गई हो, मैं भी सीख ही रहा हूँ। बोले सूर्योदय में AM PM लिखवे नहीं किया, हम कैसे जानेंगे कि सुबह में हुआ है कि रात में हुआ है? सूर्योदय का टाइम लिखा है 5:25, तो 5:25 AM लिखना चाहिए ना। मैं कहा ये बहुत भारी मिस्टेक हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। ये तो पूरा कुंडली फाड़ के फेंक दीजिए, कहिए उसको बनाना नहीं आता है, हमला कर दीजिए उसके ऊपर।
बात हो रही है मंगल के ग्रह सूर्य। अरे रात का जन्म है तो सूर्यास्त है, उसके लिए कौन गणित करता है? करता है कोई? अमावस्या का जन्म है, चंद्रमा अस्त है, उसके लिए कौन गणित करता है? इसलिए सूर्य चंद्रमा के लिए अस्त का गणित करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए जरूरत है? मंगल से जरूरत है। अब मंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। अब इसमें भी ग्रुपिंग चलता है। मंगल पापक ग्रह है ना, शुभ ग्रह है, पापक ग्रह है, तो पापक ग्रहों की ग्रुपिंग एक तरफ, शुभ ग्रहों की ग्रुपिंग एक तरफ, ठीक है। बुध अभी अकेला है, किसी के साथ नहीं है, अकेला बुध शुभ ग्रह होता है, लिखा है ना उसमें। हाँ, तो मंगल के बाद दूसरा पापक ग्रह कौन है? शनि। यहाँ से 2 घटा दीजिए, 17 में 2 गया किसका? शनि का। 15 में 2 गया 13 किसका? बुध का। 13 में 2 गया किसका? 11 में 2 गया 9 2 11 हो गए ना आप लोग? कक्षा के बाद होना है, अभी नहीं होना है। तो ये इसको याद कर लेना है, सब याद करने का ट्रिक बताता जा रहा हूँ। तो जी शनि का 15, हाँ 5 वो गलत कुछ टाइपिंग मिस्टेक है वो, तो उसको सुधार लीजिए। चंद्रमा का 12 डिग्री। चंद्रमा का 12। हाँ 12 डिग्री है। चंद्रमा जो तिथि कितने डिग्री की बनती है? 12 डिग्री की। चतुर्दशी के बाद 12 डिग्री का अंतर होगा तो अमावस्या आ जाएगा। अमावस्या तिथि में चंद्रमा अस्त होगा ना। अमावस्या तिथि कितने डिग्री की होगी? सब डिग्री, सब तिथि 12-12 डिग्री की है, इसलिए 12 डिग्री लिखा है। वो समझना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लिखा उसमें। सूर्य चंद्रमा के साधन की जरूरत ही नहीं। अमावस्या का जन्म है, चंद्रमा अस्त है। रात का जन्म है, सूर्य अस्त है। इनकी जरूरत पड़ती है। तो पहले इनके कालांशों को याद रखना है। मंगल का कालांश है 17। अब मंगल का याद है तो बाकी का भी याद हो जाएगा, ठीक है। मंगल के बाद अगला पापक ग्रह शनि है, उसका 15, फिर बाकी क्रम से शुभ ग्रहों का एक साथ है। बुध का 13, गुरु का 11, शुक्र का 9। कालांश याद हो गया तो फिर आप जोड़ घटाव करके अस्त है कि नहीं इसका साधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब करके दिखाइए तब पता चलेगा ना कर सकते हैं कि नहीं। बहुत आराम से बोल तो दिए कि कर सकते हैं, 1 सेकंड तो देर नहीं हुआ बोलने, अब करके दिखाना पड़ेगा। हाँ वो किसमें कहता है, उसमें वेलकम टू में कहता है ना कि जबान दिया मुँह करने नहीं दूंगा। हाँ वही बात है। हाँ तो कोई कुंडली हमको उदाहरण में लेनी पड़ेगी तब पता चलेगा कौन सी कुंडली उदाहरण में ली जाए। हाँ तो यही ले लेते हैं। अब ले तो काल्पनिक लिए है, कोई वास्तविक लेना पड़ेगा, उसमें डेट टाइम ही डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्रह स्पष्ट चाहिए। हाँ देखिए किसी की कुंडली देखिए, अपने ग्रुप में कोई एक कुंडली है ना, 10-15 कुंडली यहाँ भेज दीजिए। कोई एक ऐसी कुंडली भेजिए जिसमें कोई ग्रह अस्त हो, फटाफट देख करके भेजिए। नहीं मिला? किसकी कुंडली खुल गई? गुरु। नाम कौन है, किसकी कुंडली है? नरेंद्र मोदी की कुंडली में गुरु। नरेंद्र मोदी में आपको बहुत इंटरेस्ट है। कितने ग्रहस्थ हैं उनकी कुंडली में? गुरु तो दिख रहा है 11 है। नीचे देखिए, अंश मत देखिए, ग्रह स्पष्ट वाले में देखिए लिखा होगा अ, लिखा होगा अ, अस्त ग्रह के सामने। मोदी के भारत में बहुत फैन है। खुली कि नहीं, मिला कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं समझ में आ रहा है। ये नीचे ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ ये ग्रह स्पष्ट है। यहाँ पर लिखे हैं 2 ग्रह अ, जो अ लिखा है वो वक्री है, जो अ लिखा है वो अस्त है, ठीक है। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 3 ग्रहस्थ हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में भेजिए। सरदार लोगों की कुंडली भी देखते हैं हम लोग, देखिए आप हैं, बताइए इनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमारे दर्शक लोग जो हैं वो भी देखेंगे तब ना, वो पता कैसे चलेगा दर्शकों को कौन सा ग्रह है, क्या है, नहीं है।
31 अक्टूबर 1875। 31 अक्टूबर 1875। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 1845। 1845। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस हाँ, अरे अंग्रेजी स्पेलिंग बता दीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती है ज़्यादा। नादियाड, NADIAD, नदियाड, जो भी है। गुजरात में नडियाद। नडियाद बस गुजरात के रखे हुए हैं आप, जिस स्टेट का बोलिए उस स्टेट का स्टूडेंट अपने पास है भाई, चिंता क्यों। नदियाड है, गुजरात का जगह है, बात खत्म। वही बोल रहा था मैं, वो थोड़ा हो जाता है इधर उधर। तो अभी इसको कहाँ खोजेंगे दर्शक लोग? तो ग्रह राशि के चैनल पर ही किस एप्लीकेशन से कुंडली बनाना है वह बताया हुआ है। उसका वीडियो में प्रयास करूंगा पिन कर दिया जाए इसके साथ में, उसको देख करके बना लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप ऐप है, उसके माध्यम से ये सब डिटेल भर करके कुंडली बना लीजिएगा। लेकिन ऐप डाउनलोड करके पहले उसकी सेटिंग ठीक कर लीजिएगा, और नहीं तो परिणाम ठीक नहीं आएंगे। वो सब वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, ग्रह राशि चैनल पर खोजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, पंचांग का और कुंडली वाला एप्लीकेशन, उसकी सारी सेटिंग भी बताई हुई है। वो सब ठीक करके फिर ये डेट टाइम प्लेस नाम भरिएगा तो उसमें सारा डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो आपके पास डिटेल है उसके आधार पर चल रहे हैं, उसी पर खोल लीजिए, एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप पर ही खोलिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आए, सबके पास एक जैसे परिणाम हो। अब सभी ग्रहों को अस्त कौन करता है? सूर्य करता है। इसीलिए हमको सबसे पहले सूर्य का डिग्री चाहिए। कितना डिग्री है सूर्य का? बोलिए, सूर्य का अंश कला विकला, राशि अंश कला विकला। सूर्य का 43, वृषभ राशि। वृषभ राशि 43 अंश। 43 अंश होता है क्या? अंश कितना है? अंश एक ही है, 43 का। राशि कौन सी है? जन्मकुंड में देखना होगा। तुला। तुला राशि है। लग्न क्या है? वृषभ। वृषभ लग्न है। मतलब सूर्य किस भाव में हो गया? अच्छा मैं ही देख लूँ, ठीक है, ठीक तो बता रहे हैं आप। तुला राशि है, वृषभ लग्न है, हाँ, छठे भाव में, तुला राशि में है। तो लिखिए, सूर्य का पहले अंश लिखिए, तुला राशि, अंश कितना हो गया उसमें खोल कर दीजिए। बोला आप इसी में घूम रहे हैं अभी। 15 अंश, कहाँ आपको एक अंश दिख रहा था सूर्य का? 40 कला, 41 विकला। थोड़ा सावधानी से देखा कीजिए। सेकेंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर में ही है अभी? मुझे डाउट हो रहा है सेकेंड ईयर में है कि फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये सूर्य का अंश है। एप्लीकेशन में देखिए कितना शो कर रहा है, इतना ही है ना। 16 22, ये 16 कैसे आ गया आपका? डेट टाइम ठीक नहीं डाले हैं क्या? 1845 31 10 1872 नादियाड। 16 22 31। मैंने 75 डाला। आपने 72 डाला, मेरे को 75 तो दिख नहीं रहा है। 75 डाला। कितना है पूछ लीजिए इन लोगों से, अभी तो लिखा था मैं बोर्ड पे। 75 डालना। 75। हाँ आप सही है। आपका क्या आ रहा है? हाँ, अभी अलग आ रहा है। 15 36 19 तुला, 15 36 19। नहीं, लफड़ा है आपकी कुंडली में, आपका भरोसा नहीं कर सकते। दिखाई, नहीं तो मुझे ही खोलना पड़ेगा। आप लोग तो धीरे धीरे ऐसा चल रहे हैं कछुए की चाल में, इतना धीरे तो मैं कभी नहीं चला। पकड़िए, हमारा फोन इधर रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। चलिए, जो भी है इसी से काम करते हैं। कौन सा ग्रहस्थ है इसमें? गुरु शुक्र बुध है। ठीक, एक ग्रह को मैं चेक करता हूँ, बाकी को आप लोग चेक करिए। जी। एक ग्रह को मैं चेक करता हूँ, बाकी को आप लोग चेक करिए। कुंडली दिख रही है कि नहीं? हाँ। सूर्य कितने नंबर में बैठा है? 7 नंबर में। सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ कितना लिखा है? 7। चेक किसको करना है? गुरु को। चेक किसको करना है? गुरु को। गुरु जिस राशि में बैठा है वहाँ कितना नंबर लिखा है?
7 7 7 7 ही लिखा है, जी। ठीक है। इसके बाद अंश देखिए, सूर्य का तो 15 है, गुरु का कितना अंश है? 19 अंश। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? दिखाइए 19,204 साथ में देखिए ना भाई। अब वो पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ में देखिए। पीडीएफ क्यों भेजा गया ग्रुप में? आप तो भेज दिया। ग्रुप में भेज दिए है ना, उसमें देखिए। सब लोग अलग अलग देखेंगे तो मैं किसके हिसाब से बताऊंगा? पीडीएफ देखिए, सब लोग एक जगह पर एक सोर्स से देखिए, एक सोर्स का प्रयोग करिए। बृहस्पति को चेक कर रहे हैं, बृहस्पति का अंश कितना है? 19 अंश। 19 क्या होता है? 19 19 अंश है, ठीक है। 19 बड़ा होता है, उसको ऊपर लिखेंगे। बोलिए अब, बृहस्पति का पूरा बोल दीजिए। 6 19 2 4, ठीक है। सब लोग मिलान कर लीजिए। ये बृहस्पति है ना? इसको मिटाता हूं, समझने में समस्या नहीं होगी। गुरु जी 6 क्या होगा? राशि, गत राशि लिखा जाता है। तुला वर्तमान राशि है, तो गत राशि कन्या हुई, यहाँ गत राशि लिखते हैं, ठीक है। ये सभी गतांश हैं। वर्तमान अंश 20 है, ये गतांश है। गत कला है, गत विकला है, गत राशि है। यहाँ जो मान लिखा जाता है, जो वैल्यू लिखी जाती है, वो हमेशा गत वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, जो बड़ा है, जिसका मान ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका मान कम है उसको नीचे लिखेंगे। इनको आपस में घटाएंगे। 4 में 41 घटाइए, 64 से 41 जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से हमको एक लेना पड़ेगा। एक कला में क्या होता है? 60 विकला होता है। एक कला में 60 विकला, ये कला है, ये कला, एक कला यहाँ आ गया तो 60 विकला इधर आ गया। ये +4 विकला मिला दिए तो हो गया 64 विकला। अब 64 विकला में 41 विकला माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 23 विकला। ये विकला का सिंबल है, ये डबल वाला। अब यहाँ एक कला बचा है, एक कला में 40 कला तो घटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे? एक अंश यहाँ आ जाएगा। एक अंश में कितना कला होता है? 60 कला होता है। तो जब एक अंश यहाँ से उठ के यहाँ आया तो वो 60 कला बन गया। अब 60 कला और एक कला कितना हो गया? 61 कला। 61 कला में 41 कला घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 कला। अब यहाँ कितना अंश बचा है? 18 अंश। 18 अंश में 15 अंश माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 अंश। और 6 राशि में 6 राशि। अब कालांश कितना था गुरु का? 11 है क्या? शुक्र का 9 है जी, ठीक है। तो ये रहा गुरु का कालांश। तो 11 से कम आया है परिणाम की ज्यादा आया है? 11 से कम आया। क्यों? क्या नाम है आपका? राहुल। 11 से कम आया है कि ज्यादा आया है? कम आया है। कालांश 11 है, 11 से यदि अधिक होगा तो ग्रहस्थ नहीं होगा, 11 से कम है तो अस्त है। तो ये गुरु अस्त है कि नहीं है? आ गई बात समझ में? नहीं आई? अब किसी एक ग्रह को और देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा विषय आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं फिर भी मैं मान नहीं रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, अगला कोई ग्रह कौन सा ग्रह अस्त है ये बताइए? शुक्र अस्त है। अब किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है उसके लिए हम देखेंगे। पहले राशि को देखेंगे। किस राशि में है शुक्र? 7 में ही है। दोनों की राशि बराबर है। सूर्य और शुक्र दोनों की राशि बराबर है। तब क्या देखेंगे? तब अंश देखेंगे, क्योंकि राशि में अगर अंतर आएगा तो जो राशि बड़ी है उसको लिख दिया जाएगा ऊपर, जो छोटी है उसको नीचे। अब दोनों बराबर है तब अंश से चेक करेंगे। कितना अंश है शुक्र का? 25 अंश है। सूर्य का 15 है। इसका मतलब शुक्र को ही ऊपर लिखना पड़ेगा, तब ना घटेगा। बताइए 25 अंश 32 कला 15 विकला माइनस होगा कि नहीं? 15 विकला में 41 विकला माइनस करिए। 15 में 41 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक कला इधर आएगा। एक कला में कितना विकला होता है? 60 विकला। तो 60 और 15 कितना हो गया? 75। 75 विकला। 75 विकला में 41 विकला माइनस कर दीजिए, 34 विकला।
तो यहाँ हो गया 34 विकला। अब यहाँ कितना कला शेष है? 31, 31। 31 में 40 कला माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ से एक अंश इधर आ जाएगा। एक अंश में कितना कला होता है? 60 कला। तो 60 और 31 कितना हो गया? 91, 91 कला, उसमें 40 माइनस हो गया तो 51 कला। अब यहाँ 24 अंश बाकी है। 24 अंश में 15 अंश चला गया तो 9 अंश बचेगा और ये इधर माइनस हो गया। अब इसका कालांश देखिए कितना है? शुक्र का 9, शुक्र का 9 अंश है। शुक्र को अस्त लिखा है ना, अस्त। कहीं कहीं पर अस्त है, यहाँ तो 9 अंश तो लेना ही पड़ेगा अस्त। कहीं कहीं पर 12 डिग्री भी माना गया है शुक्र का, ठीक है। कहीं कहीं पर शुक्र का कालांश 12 अंश भी माना गया है, ठीक है। यहाँ 9 अंश आ गया तो शुक्र को अस्त तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा ग्रह अस्त नहीं है उसको चेक करके देखते हैं इस नियम से, तब ना पता चलेगा हमारा गणित सही जा रहा है कि नहीं। कौन सा ग्रह अस्त नहीं है बताइए? मंगल अस्त नहीं है, ठीक है। अब मंगल को ऊपर लिखना है कि सूर्य को? आप ही लोग बताइए चेक करके। अब ऊपर मंगल को लिखना है। ऊपर मंगल को लिखना है। मंगल की राशि कितनी है? मकर राशि है, राशि ही ज्यादा है तो आगे विचार ही नहीं करना है। ये हो गया मंगल। बताइए अंश बताइए। 12 अंश 49 कला और 15 विकला। माइनस करिए, 15 विकला में 41 विकला नहीं घटेगा। यहाँ से आ गया 1 कला। 60, 70, 5, 75 विकला में 41 विकला घटाइए। 40, 30, 70, 30 और 4, 34 विकला। फिर यहाँ आइए, ये तो यहाँ तो माइनस हो गया। 48 में 40 चला जाएगा तो 8 कला। फिर यहाँ आइए, 12 में से 15 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 जाएगा। एक राशि में कितना अंश होता है? 30 अंश होता है, तो यहाँ 30 अंश आएगा। तो 30 और 12 42 अंश में 15 अंश जाएगा तो 27 अंश बचेगा। अच्छा, हाँ 27 डिग्री। और इधर कितनी राशि है? 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3। अब देखिए 3 राशि में कितने अंश हो गए? 90 अंश। और ये 27 अंश, कितना अंश हुआ? 117 अंश। और मंगल का कालांश कितना है? 17। और परिणाम 117 आया है। कभी अस्त हो सकता है क्या इस कंडीशन में? नहीं। अस्त के आसपास भी नहीं है, दूर दूर तक अस्त होने की कोई चांसेस, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मिटा दूं? आ गया अस्त। सबको सूर्य से किया जाता है। और कौन अस्त करेगा? और कौन अस्त करेगा? अस्त मतलब क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी ऐसे ग्रह के प्रकाश में आ गया है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव में आने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। सूर्य ही सभी ग्रहों को अस्त करता है, ठीक है। सूर्य सबको अस्त करता है और राहु सूर्य को ग्रस्त करता है। यही प्रकृति की बनावट है, ठीक है। और ये हो गया अब अस्त का मामला। अस्त का मामला हो गया। इसका आप लोग अभ्यास करिएगा, बात नहीं करिए परस्पर। इसका आप लोग अभ्यास करिएगा। अलग अलग कुंडलियों में 10 कुंडली ग्रुप में डाल दीजिए। इसका ठीक से अभ्यास करिएगा। इस पर एक वीडियो भी बना करके ग्रह राशि चैनल पर डाला गया है, अस्त ग्रह पर, उसको भी देख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा और बार बार अभ्यास करिएगा। इसके बाद अस्त ग्रहों के द्वारा फलादेश कैसे करना है वो मैं यही बता दिया हूँ, आगे फिर अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए यही लिखा हुआ है। क्या है? सूर्य के समीप यानी सूर्य के साथ में रहे, चाहे एक घर आगे रहे चाहे एक घर पीछे रहे, तब सूर्य के समीप कहलाएगा, ठीक है। सूर्य के समीप आने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के लिए सभी ग्रहों को अपने निश्चित कालांशों में सूर्य से अंतरित होना होता है। सभी ग्रहों के अस्त कालांशों का ज्ञान उपर्युक्त सारणी से हो सकता है। जो सारणी यहाँ पर दी हुई है उसको मैंने यहाँ सभी लोगों को लिखवा भी दिया है। जैसे मंगल यदि सूर्य से 17 अंश आगे हो या 17 अंश पीछे हो तो क्या हो जाएगा?
अस्त हो जाएगा। मंगल का कालांश कितना है? 17 डिग्री। बुध का कालांश कितना है? 13 डिग्री। 13 डिग्री सूर्य से आगे रहे तो भी अस्त, पीछे रहे तो भी अस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ग्रहों के अस्त की स्थिति जान लेनी चाहिए। और इसका सबसे सरल उपाय है कि ग्रह स्पष्ट में सूर्य स्पष्ट को घटा लिया जाए, या सूर्य स्पष्ट में ग्रह स्पष्ट को घटा लिया जाए, और उस अंतर फल जो परिणाम आया, उसका जो अंतर आया उसको सारणी से मिलान कर लें तो हमको पता लग जाएगा। जैसे अभी हमने करके देखा गुरु अस्त है कि नहीं, दोनों को घटाया, परिणाम आया 3 अंश। सारणी में देखे गुरु का 11 डिग्री होता है। अब यहाँ पर परिणाम यदि 11 से ज्यादा आता तो अस्त नहीं होता, पर 11 से कम था इसीलिए अस्त हो गया। कोई शंका नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो अभी नहीं बताया गया है, वो अभी यहाँ बता रहे हैं। सूर्य से 7 डिग्री आगे पीछे रहने पर ग्रह परम अस्त हो जाते हैं। अस्त में भी सबसे ज्यादा वृष्ट कंडीशन जो होता है, ठीक है, एक होता है जला हुआ, भोजन जल गया पर खाने भर बचा हुआ है। एक है जल करके भूसा हो जाना कि कुछ नहीं बचा है। ठीक है, वो पूरा ही जो है जल करके नष्ट हो गया, उसको अब आप खा नहीं सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन है। ऐसे उच्च के फल में ही बताया था, उच्च और परमोच्च, ऐसे अस्त और परम अस्त। 7 सभी ग्रहों के लिए है ये, 7 डिग्री सभी ग्रहों के लिए है। कोई भी ग्रह हो 7 डिग्री से कम यदि हो गया तो फिर वो परम अस्त है। उससे ज्यादा कोई अच्छे फल की गुंजाइश मत करिए। बुरा फल चाहिए तो मिलेगा, बुरा फल चाहिए तो 40 टन भिजवाता हूँ, ट्रक भिजवाइए, भिजवाता हूँ। अच्छे फल की गुंजाइश मत करिए। ठीक है, अस्त ग्रह अपने शुभ फल देने की क्षमता खो देते हैं। अस्त ग्रह अपने शुभ फल देने की क्षमता को खो देते हैं और उनके अशुभ फल देने की क्षमता सूर्य के नजदीक होने के तुलनानुसार अपेक्षाकृत बढ़ती जाती है। इसको बंद कर दीजिए। सूर्य के जितना नजदीक होगा उतना अशुभ फल देगा, जितना दूर होगा उतना कम अशुभ देगा। अस्त होने का कालांश मान लिया कि 13 डिग्री है, पर 3 डिग्री में ज्यादा खराब फल देगा कि 9 डिग्री में ज्यादा खराब फल देगा? 3 डिग्री। सूर्य से अगर 3 डिग्री का अंतर है तो बहुत खराब देगा, 9 डिग्री का अंतर है तो खराब देगा, पर उतना खराब नहीं देगा जितना 3 डिग्री में देता। ठीक है, अब बोलिए क्या प्रश्न है? जैसे ये शुक्र है, शुक्र सूर्य से 9 डिग्री की दूरी पे है, यही अर्थ होगा। हाँ, अभी घटा के देखेंगे ना, 9 डिग्री आगे रहे पीछे रहे कहीं भी रहे, यदि वो 5 डिग्री पे है शुक्र, हाँ, तो इसमें 7 डिग्री बोला तो वो बहुत खराब हो जाएगा। हाँ, 7 डिग्री से कम है तो फिर बहुत ज्यादा वृष्ट कंडीशन है, वो पूरा जल चुका है, उसका फल देने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अब अस्त ग्रह अपने शुभ कारकों को भूलकर केवल अशुभ कारकों का ही फल देने लगते हैं। कोई ये कहे कि हम जीवन में कुछ नहीं करेंगे, केवल सोए रहेंगे, तो क्या उसका शरीर स्वस्थ रहेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ता ही जाएगा, अच्छा तो नहीं होगा। कोई कहे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोए रहेंगे, तो उसका शरीर रोगों का घर बन जाएगा। अच्छा फल तो अच्छा तो कुछ किया नहीं और शरीर उसका रोगों का घर बन गया। यही चीज होता है अस्त ग्रह के साथ। अस्त हो गया, अब पड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, जड़ हो गया वो। अब कुछ करेगा नहीं मतलब कुछ अच्छा नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर से बुरी बुरी चीजें, उसके बुरे बुरे प्रभाव निकलते रहेंगे, देखने को मिलते रहेंगे। इसीलिए अस्त ग्रह से कोई अच्छे फल की गुंजाइश नहीं करना चाहिए। बुरा फल वो जरूर दे सकता है। कोई शराब के नशा में पी के पड़ा हुआ है, उससे कोई अच्छे फल की गुंजाइश मत करिए। ज्यादा परेशान करिएगा तो उठा के एक लाठी लगा देगा वो अलग। ठीक है, कुंडली में जितने अधिक ग्रह अस्त होंगे कुंडली उतनी ही दुर्बल हो जाती है, जीवन स्तर उतना ही ज्यादा निम्न हो जाता है। जितना ज्यादा अस्त ग्रह उतना ही निम्न जीवन स्तर। कुंडली में जो ग्रह अस्त हो जाते हैं उसके कारकत्व संबंधी शुभ फलों का सुख जातक अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन ग्रह के कारकत्व संबंधी अशुभ फलों को अवश्य भोगता है। बुध चर्म का बताया था ना,
चर्म किसका कारक, किसी कारकत्व में आता है? कल बताया हूँ, चर्म बुध के कारकत्व में आता है। रक्त चंद्रमा के कारकत्व में आता है। फिर मंगल, कल ही बोला था कि रक्त जो है मंगल का नहीं है, चंद्रमा के कारण बीपी की शिकायत होती, कल ही बताया। मज्जा मंगल का है, वसा शुक्र का है, रोम शनि का है, चर्म बुध का है। बुध अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया, अब चर्म रोग तो जरूर होगा। अब बुध का अच्छा फल क्या है? अच्छी बुद्धि, वो तो होगी नहीं, अच्छी स्मरण शक्ति, वो तो होगी नहीं, लेकिन चर्म रोग जरूर हो जाएगा। बुध का अच्छा फल क्या है? बुध अच्छा होगा तो चेहरा चमकेगा, बुध अच्छा होगा तो याददाश्त एकदम बहुत खतरनाक होगी, मेमोरी बहुत खतरनाक होगी, बुध अच्छा होगा तो गणित बहुत अच्छा होगा, बुध अच्छा होगा तो बहुत अच्छा बोलेगा। अस्त हो गया, ये सब शुभ फल तो नहीं मिलेंगे। चर्म रोग ऊपर से जरूर हो जाएगा, भूलने की बीमारी ऊपर से जरूर हो जाएगी, बाद में डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी ऊपर से जरूर हो जाएगी, उल्टा सीधा बोलने की, गाली देने की आदत जरूर हो जाएगी, इरिटेट होने की आदत जरूर हो जाएगी। ये एक उदाहरण बुध का दिया, ऐसे सभी ग्रहों का समझना चाहिए। अब कोई कहे बुध परम अस्त है और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या मतलब हाई मेमोरी का रिकॉर्ड जीत के आया है, संभव है क्या? कहीं संभव नहीं, कहीं संभव नहीं। खुली किताब है, देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, आजमा लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी फल प्राप्त होते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों के अस्त होने पर व्यक्ति जड़वत हो जाता है, हम कुछ करवे नहीं करेंगे। 3 से ज्यादा ग्रह अस्त हो गए, हमको कुछ नहीं करना है। आप समझा समझा के थक जाइए, फिर वो कहना पड़ता है कि ब्रह्मा जी भी आ जाए धरती पे उतर के, तो उसको समझा नहीं सकते। ऐसे लोगों को ऐसा ही बोल के मुझे भेजना पड़ता है। अस्त ग्रह बलहीन हो जाते हैं, अर्थात शुभ फल देने की क्षमता खो बैठते हैं, सकारात्मकता खत्म हो जाती है। नकारात्मकता तो बाकी है, नकारात्मकता तो बाकी है भाई। दिन नहीं है तो रात तो होगा, रात के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अंधकार नष्ट नहीं होता है। फिर अस्त होने का सबसे अधिक दोष चंद्रमा को और सबसे कम दोष बुध को लगता है। अस्त होने का सबसे अधिक दोष चंद्रमा को और सबसे कम दोष बुध को लगता है। नहीं भी बोल पाएगा तो किसी तरीके से काम करके, शारीरिक श्रम करके अपना जीवन बसर कर लेगा। चंद्रमा ही खराब है, मनोबल एकदम ही नहीं है, घर के अंदर भी बैठा है तो डर रहा है, वो क्या करेगा? किसी को अपने सामने खड़ा देख लेता है तो पसीना पसीना हो जाता है, वो क्या करेगा? कुछ वस्तु को पकड़े कोई व्यक्ति, उसकी ओर देखे तो थर थर कांपने लगता है, वो क्या करेगा? तो चंद्रमा यदि परमस्त हो गया तो बड़ा मुश्किल है। चंद्रमा का दोष सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए मानसिक बल चाहिए। मानसिक बल है ही नहीं। कोई दरवाजा खोला, उसमें जो आवाज आई चुई, उसको सुन के ही उसको डर गया, थरथरा गया, उठ गया, नींद खुल गई, हाय तौबा मचाने लगा, वो क्या करेगा? कोई थोड़ा सा ऐसे करके देख दिया, उसमें उसको पसीना पसीना हो गया, वो क्या करेगा? जीवन में कैसे कमाएगा, खाएगा, कैसे जिएगा? बोल नहीं पाएगा, या चर्म रोग से ग्रस्त रहेगा, या बहुत भुलक्कड़ होगा, तो भी अपना गुजारा कर सकता है। भीख मांग के तो कर सकता है, बैठ के भीख ही मांग लेगा। और जिसको भीड़ में ही सफोकेशन होने लग जाए, वो भीख मांगने लायक भी नहीं रहता है। तो सबसे ज्यादा दोष चंद्रमा को अस्त होने का, सबसे कम दोष बुध को अस्त होने का। ठीक है, अस्त ग्रहों की दशा अंतरदशा भी बहुत कष्टकारक होती है। अस्त ग्रह की दशा में ग्रह के कारकत्व संबंधी रोग जातक को अवश्य होते हैं। सबसे पहले कुंडली उठाइए, फट से उसके दशा में जाइए, अब देखिए वो ग्रह यदि अस्त है, सीधे सीधे उसका रोग बोलिए, तुरंत बोलिए, देर मत करिए, तुरंत बोलिए। तुरंत एक्सेप्ट करेगा व्यक्ति कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा रोग है। हमारे पास एक व्यक्ति आए थे कुंडली दिखाने के लिए, हमारा सही है कि नहीं, लोग गलत बोलता है। 2 कुंडली बना कर लाए थे, कौन सही है? एक कुंडली को मैं देखा, काल पुरुष अंग विभाग के अनुसार देखा, इसके पीठ में तिल है। बोल दिया आपके पीठ में तिल, तुरंत शर्ट खोल लिया, बाबा देखिए सही में तिल है हमारा। बताने की जरूरत है, खोल के दिखाने की जरूरत नहीं, तुम रहने रहो इसको। तो जैसे आप कहेंगे उसे तुरंत एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई है, तो ऐसा तो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज चौथे दिन की कक्षा, ये सब तो इतना परिश्रम करके आप लोगों को खुद पढ़ना है,
पर मैं ही आप लोगों की तरफ से पढ़ लिया, बता दिया। थोड़ा परिश्रम करिए और प्रतिदिन कक्षा आप कठिन होती जाएगी। इसलिए अब एक एक क्लास पर प्रॉपर 2-2 दिन 3-3 दिन टाइम दीजिए। आप लोगों को बीच में 5 दिन का समय है, आज मिला के 6 दिन का समय है। एक एक कक्षा पर 3-3 दिन टाइम दीजिए, अच्छे से अभ्यास करिए, ताकि आगे जो चीज़ें बताई जाएं उनको आप संपूर्णता के साथ ग्रहण कर सकें और उसको अप्लाई करना सीख सकें डायरेक्ट। वो जो हमने अभी जो अनुष देखे ना, उसके आगे जो हमने 6 जो लगाए, हाँ, 10 लगाए, राशि, वो क्या होता है? राशि, ग्रह की राशि, अंश, कला, विकला 4 चीजें होती है ना। किस राशि में, किस अंश में, किस कला में, किस विकला में बैठा है, वो पूरा लिखेंगे तब ना घटाएंगे। क्यों जी? अस्त ग्रह वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे हमने शुक्र का भी 6 लिखा, हाँ, तो वो 6 क्या था गुरुजी? राशि। शुक्र किस राशि में, देखिए देखिए वहां नीचे 7 नंबर में लिखा है कि नहीं? तुला राशि। शुक्र के पीडीएफ भेजा हुआ है व्हाट्सएप में। तुला राशि में अभी आपके लिए स्टैंड लेके आया, माइक लेके आया, वाईफाई भी लगवा दूं इधर। अरे वो वाईफाई लगा, उसको स्विच मेरे पास नहीं है, उसको स्विच भी ऑन कर देता मैं। जी देखिए यहाँ पे शुक्र जहां बैठा वहां 7 लिखा है कि नहीं? वहां 7 लिखा है ना, तो 7 वर्तमान राशि है। हम लोग जब भी स्फुट प्रमाण लिखते हैं तो गत लिखते हैं, ठीक है? गत राशि क्या होगी? अच्छा, 6 आ गई बात समझ में? अभी वो ग्रह जहाँ है उससे पहले वाला ग्रह का राशि लिखना है। हाँ, ठीक है, गत राशि लिखना है और अंश इत्यादि उसको गत ही लिखा रहता है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार आज चौथे दिन की कक्षा खत्म हुई है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दर्शक को तो एक ही उपाय है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिए, और जो लोग ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा रखते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचा सकते हैं। और यह कक्षा कैसी लग रही है वह अनुभव आप हम लोगों को बता सकते हैं। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वह भी आप अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार को अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।